परम पवित्र मातृभूमि के चरणों में वंदन। सभी दर्शकों और श्रोताओं को नमस्कार। मैं विनायक पुणे से। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं जो काम कर रहा हूँ वो भारतीय कालगणना को प्रचारित, प्रसारित और पुनर्प्रस्थापित करने का काम कर रहा हूँ और चाहता हूँ कि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और जितना जल्दी हो सके हम भारतीय कालगणना को व्यवहार में पुनर्प्रस्थापित करें। तो इसलिए अ, हर बार की तरह से आप सभी से अनुरोध है कि मेरे इन वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए और अपना सपोर्ट इस प्रचार में दर्ज कराइए। पिछले 8-10 दिनों में कुछ मेरे यहाँ कुछ टेक्निकल ग्लिचेस, एरर्स आ रही है कुछ के। कभी माइक ठीक से रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, कभी ये ट्यूबलाइट का पोजीशन चेंज हो गया था, ये पीछे मैं जो ग्रीन स्क्रीन यूज कर रहा था उसमें कुछ ये हो रहा था और लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आए थे कुछ। इस वजह से पिछले 8-10 दिनों में मैं कंसिस्टेंटली रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश करूंगा कि अगले आने वाले हफ्ते में मैं मेरा मिनिमम टेक्निकल सेटअप पूरा करूं। तो ऐसे टेक्निकल रीजन के लिए डिले नहीं होगा, मेरी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होगी। तो अ, आज जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस सभी झमेले में, तो ये लैपटॉप का जो इंटरनल माइक है उसी पर कर रहा हूँ, तो पता नहीं मुझे कि आवाज ठीक से आ पाएगी या नहीं, फिर भी लेकिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर इसकी आवाज ठीक लगी तो ही अपलोड करने वाला हूँ मैं। ठीक है, तो ये जो भारतीय कालगणना के बारे में जो जानकारी मैं आप तक आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें आज तक बहुत सारे 30 एपिसोड्स हो गए हैं। पहले शुरू शुरू में तो बहुत लंबे लंबे एपिसोड्स बनाए हैं मैंने, प्रास्ताविक वगैरह, उसकी तात्विक भूमिका, विचार दर्शन क्या है वगैरह इसके बारे में। लेकिन पिछले कुछ एपिसोड्स में मैंने कैटेगरी वाइज और यहाँ से भी आगे जितना छोटा वीडियो हो सकेगा मैं उतनी कोशिश करूंगा, क्योंकि कम से कम समय में आप तक अच्छे से अच्छे कंटेंट पहुंचना चाहिए और आज के स्पीड के हिसाब से पहुंचना चाहिए। तो इस सारे फ्लो में हमने बहुत सारे आयाम देखे, बहुत सारे तरह की इकाइयां देखी कि वर्षमान क्या होता है, सौर वर्ष क्या, चांद्र वर्ष क्या, महीना क्या होता है, पक्ष क्या होता है, सप्ताह क्या होता है, तिथि क्या होती है, चांद्र तिथि क्या है, नक्षत्रीय गणना क्या है, वगैरह वगैरह। इन सभी में कुछ एपिसोड्स ऐसे भी थे कि ऋतु चक्र क्या है, दिन चक्र, दिनमान क्या होता है, सूर्योदय, सूर्यास्त, इस पर हमारे दैनंदिन व्यवहार के कुछ कार्यकलाप कैसे निर्भर करते हैं। इन सभी में ऋतुमान, हवामान, पर्यावरण, पर्जन्यमान, ये सृष्टि में नियमित रूप से हमेशा घटने वाली घटनाओं का उल्लेख भी किया था। उसी तरह आज एक बारे में जानकारी दे रहा हूं मैं, वो है ज्वार भाटा। ज्वार भाटा यानी मराठी में उसको बोलते हैं भरती ओहोटी। अब भरती यानी पानी बढ़ना और ओहोटी यानी पानी का घटना समंदर के। तो अब ज्वार भाटा, मुझे मालूम नहीं कि ज्वार पानी बढ़ने को कहते हैं या घटने को कहते हैं, लेकिन अगर शब्दों में कुछ इधर उधर हो जाए तो उतना समझने की कोशिश करना। तो ये ज्वार भाटा जो है वो मुख्यतः प्रमुख रूप से चंद्र की स्थिति पर हम उसका अनुमान लगा सकते हैं। यानी कि चंद्र की स्थिति पर ज्वार और भाटे की स्थिति क्या है इस पर निर्भर करता है, मुख्यतः चंद्र की स्थिति पर और थोड़ा सा गौण रूप से सूर्य की स्थिति पर। साधारणतः समझ लो कि
70 to 75% चंद्र के गुरुत्वाकर्षण की वजह से ज्वार भाटा होता है और 20 to 25% सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से होता है। इसमें फर्क सिर्फ इसी वजह से है कि चंद्र और पृथ्वी का अंतर बहुत ही कम कम है एज कंपेयर टू सूर्य और पृथ्वी का अंतर। तो इस वजह से सूर्य का 20-25% परिणाम होता है ज्वार भाटे पर और मुख्यतः चंद्र के हिस्से देखा जाता है। तो ज्वार भाटे का जो अनुमान है वो तिथि तिथि के हिसाब से ज्यादा अच्छी तरह लगाया जा सकता है। इसमें होता ऐसे है कि चंद्र जैसे ही पूर्व क्षितिज पर उदित होता है वहां से समंदर के पानी में पानी का बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी ज्वार की स्थिति, मराठी में भरती की स्थिति शुरू हो जाती है। जैसे ही माध्याह्न पर आ जाता है चंद्र, वो भरती पूरी हो जाती है, यानी पानी पूर्ण रूप से ऊपर आ जाता है। ऊपरी उसका मैक्सिमम लेवल जो है ज्वार का वहां तक आ जाता है। जब चंद्र अस्त हो जाता है और ये मध्याह्न से फिर से पानी, ये मध्याह्न की स्थिति में लगभग 12 मिनट की स्थिति ऐसी होती है कि वो लेवल पानी की कांस्टेंट रहती है। 12 मिनट के बाद फिर से जैसे जैसे चंद्र अस्त की तरफ जाने लगता है, पश्चिम की तरफ, वैसे ये पानी फिर से घटने लगता है और चंद्र अस्त होता है। उस वक्त भाटा पूरा होता है, यानी पानी घटना नीच न्यूनतम लेवल तक पहुंच जाता है पानी। उसके बाद फिर से 12 मिनट स्थिति वो रहती है। उसके बाद फिर से बढ़ने लगता है नीचे की तरफ। मध्य में जब चंद्र आता है तब फिर से पूरा भरती की स्थिति होती है, यानी ज्वार की स्थिति होती है। उसके बाद फिर जब अगला चंद्रोदय होना होता है उस वक्त तक फिर से पानी घटते 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 न्यूनतम लेवल तक जाता है और जैसे ही चंद्र उदित होता है क्षितिज पर फिर से पानी बढ़ने की शुरुआत होती है। तो ये चंद्र का दो चंद्रोदय, चंद्र के उदयों में जो अंतर होता है वो लगभग 24 घंटे और 50 मिनट का होता है। तो ये चक्र जो है 24 घंटे का जो चक्र है उसमें 2 आवर्तन पूरे होते हैं ज्वार भाटे के। अब ये स्थिति चंद्र की वजह से जो पानी में बढ़त होती है वो लगभग, यानी ज्वार, उसका अधिकतम लेवल जो होता है वो साधारणतः, ये साधारणतः बात कर रहा हूं मैं, जरूरी नहीं कि हर एक जगह ऐसे ही हो। वहां की जमीन कैसी है, यानी कि कोस्टल एरिया पर जमीन कैसी है, कोई बड़ी चट्टान है, चोटी है, समतल पृष्ठभूमि है, उस पर निर्भर करता है कि वो लेवल कितनी दिखेगी। लेकिन सामान्यतः साधारण रूप से ये 60 इंच तक बढ़ता है, यानी लगभग 5 फुट तक। और वैसे ही अब इसी तरह ऐसी ही स्थिति सूर्य के संबंध में भी होती है कि जैसे ही सूर्य पूर्व क्षितिज पर उदित होता है तब से पानी बढ़ने लगता है। सूर्य माध्याह्न पर होता है तब सूर्य की वजह से होने वाला ज्वार सबसे अधिक होता है। तो ऐसे ही सूर्य के एक पूरे अहोरात्र में भी ज्वार भाटे के 2 आवर्तन पूरे हो जाते हैं। अब ये स्थिति, इसमें आपको ये समझ में आता होगा कि स्वाभाविक है कि जब पौर्णिमा का दिन हो और अमावस्या का दिन हो, पौर्णिमा के दिन चंद्र और सूर्य दोनों बिल्कुल विरुद्ध स्थिति में होते हैं और अमावस्या के दिन
चंद्र और सूर्य दोनों भी एक ही पोजीशन में होते हैं। तो इन दोनों दिनों पर ज्वार भाटे की स्थिति सबसे अधिकतम होती है, यानी कि चंद्र की वजह से बढ़ने वाला, समझो अमावस्या का दिन है या पौर्णिमा का दिन है, उस दिन चंद्र के गुरुत्वाकर्षण की वजह से पानी जो 60 इंच बढ़ेगा, उसके साथ ही सूर्य की वजह से बढ़ने वाला जो वो लगभग है 24 इंच, यानी 60 और 24 84 इंच तक बढ़त होती है पानी में, यानी लगभग 7 फुट। तो ये पौर्णिमा और अमावस्या के दिन पानी में जो बढ़त होती है ज्वार में, वो सबसे अधिकतम होती है। और अष्टमी के दिन, दोनों पक्षों की अष्टमी, यानी शुक्ल अष्टमी और कृष्ण अष्टमी, इस दिन, इन दिनों पर, ये मध्य ले रहा हूं मैं, इन पर दोनों का, चंद्र का और सूर्य का होने वाला आकर्षण एक दूसरे को विरोध करता है, नलीफाई करता है उसमें से कुछ फोर्स। इस कारण अष्टमी के दिन होने वाला ज्वार भाटा कम लेवल का होता है, फिर भी वो लेवल है लगभग, ज्वार जो होता है वो लगभग 30-32 इंच तक बढ़ता है। जहां समतल पृष्ठभूमि दिखेगी आपको, कोस्टल एरिया जैसे गोवा में दिखती है, बीचेस जो होते हैं, समतल भूमि जहां पर है, वहां पर ये लगभग 30-32 इंच तक बढ़ता है पानी। तो ये जो नैसर्गिक घटनाओं का जो उल्लेख पिछले एपिसोड्स में आया था, उसमें से ये ज्वार भाटे का उल्लेख बचा था, उसके लिए मैंने आज का एपिसोड बनाया। अब इसके आगे आने वाले जो एपिसोड्स हैं वो अधिक ही ज्यादा ध्यान देकर सुनने लायक होंगे, क्योंकि अब तक जो आ रहे थे उनमें कुछ भारतीय कालगणना की संकल्पनाओं का वर्णन किया था, कुछ संज्ञाओं का वर्णन किया था, विचारधारा का वर्णन किया था, आने वाली जो टर्म्स है, नॉमेनक्लेचर है, टर्मिनोलॉजी क्या यूज होती है, लाइन ऑफ थिंकिंग, किस विचार से आगे जाया जाता है, इस बारे में बातें हुई थी। वो भी प्राथमिक रूप में, एकदम मैंने प्राथमिक जानकारी दी है, ये नहीं कह रहा मैं कि बहुत गहन जानकारी देने दी है, लेकिन एक इंट्रोडक्शन हो सके, एक स्वरूप समझ में आ सके, ऐसी जानकारी आज तक मैंने दी। तो इस सामान्य जानकारी का शायद आज लास्ट एपिसोड रहेगा ये। इसके बाद जो जानकारी आएगी वो और भी इंटरेस्टिंग रहेगी, कुतूहल भरी रहेगी, और हमें ज्यादा और गहराई तक ले जाएगी। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इसके बाद आने वाले एपिसोड्स में तो और भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि टेक्निकली भी मैं मेरा सेटअप पूरा कर लेता हूँ, और कोशिश ये करूंगा कि वीडियो जितने हो सके उतने शॉर्ट बनाऊं मैं, तो कम से कम समय में आप तक ज्यादा से ज्यादा अच्छे कंटेंट पहुंचा सकूंगा। और ये जो सिर्फ ग्रीन स्क्रीन पर आप देखते हैं, तो उसमें भी कुछ थोड़ा बहुत चेंज करने की कोशिश करूंगा। इसमें और एक बात कहनी थी मुझे कि हो सकता है मुझसे कुछ मुद्दे, कुछ जानकारी शेयर करना मैं भूला हूं, कुछ छूट गई हो, कुछ रह गई हो, या आपके मन में कुछ सवाल हो कि नहीं, इस बारे में भी कुछ जानकारी देनी चाहिए, और आप समझते हैं कि हाँ, ये आदमी शायद दे सकेगा ये जानकारी, तो जरूर कमेंट डालकर, या मैंने डिस्क्रिप्शन में जो ईमेल दिया है उस पर आप जरूर जरूर अपने सवाल भी पूछें, और जितना मैं आपसे इंटरेक्ट हो पाऊंगा मुझे उतना ही उत्साह बढ़ेगा, और ज्यादा अच्छी तरह मैं काम कर पाऊंगा। तो फिर से आपसे अनुरोध है कि हाँ,
इसके बाद आने वाले जो एपिसोड्स है ना, उसमें मैं जो शुरुआती के प्रास्ताविक के एपिसोड्स में कहता था कि ये काल गणना बहुत ही छोटी चीज है। छोटी यानी भारतीय पूरे विज्ञान में कहो, भारतीय संस्कृति में कहो, जो काल विचार हुआ है, काल तत्व चिंतन हुआ है, सिद्धांत प्रतिपादन हुआ है, उसमें से काल गणना ये बहुत ही छोटा सा विभाग है। हमें उस काल तत्व बोध तक पहुंचना है। तो काल ये तत्व जीवन पर, सृष्टि पर, जीवन के विविध आयामों पर किस तरह अपनी भूमिका निभाता है, किस तरह उसका स्वरूप होता है, तो उस हर एक विषय पर मैं अगले वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा, जो कि काल गणना से भी परे होंगे, काल बोध तक हमें पहुंचा सकेंगे और जो ज्यादा उपयुक्त रहेंगे मेरे हिसाब से हमारे संस्कृति संवर्धन के लिए। क्योंकि संस्कृति संवर्धन या संस्कृति पुनरुत्थान के लिए केवल और केवल एक अस्मिता के तरह हमने ये एज अ मूवमेंट नहीं करना चाहिए। अस्मिता तो होनी ही चाहिए, नो डाउट अबाउट इट, कि कोई भी उत्सव, पर्व, व्रत हम जो कुछ धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से मनाते हैं वो तो होने ही चाहिए। लेकिन ये कालगणना सिर्फ उतने के लिए मर्यादित नहीं है। जो बहुत उत्तुंग सारे आविष्कार जो इस संस्कृति ने दिए हैं वो इस कालगणना के परे जाकर ही हमें मिलेंगे, लेकिन कालगणना के माध्यम से ही मिलेंगे। इसलिए इस कालगणना को जानना जरूरी है। तो आगे मैं आपके सामने जो एक एक विषय रखूंगा उसमें मैं शायद अच्छी तरह ये बात आप तक पहुंचा पाऊंगा। तो आप लोगों से फिर से अनुरोध है कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। आपके जो कुछ सवाल है वो कमेंट में या ईमेल पर मुझे भेजिए, जिनको मैं रिप्लाई कर सकूंगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचाने की कोशिश कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण कि ये कालगणना व्यवहार में उपयोग करना शुरू कीजिए। जैसे हो सकता है शुरू में कुछ कंफ्यूजन हो, कुछ ठीक से निर्णय ना हो पाए, लेकिन फिर भी इसका उपयोग करना शुरू करें। तिथि, नक्षत्र, योग, करण वगैरह ये सारे शब्द हमारे व्यवहार में आने चाहिए। तो आज का एपिसोड मैं यहाँ पर खत्म करता हूँ। अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे, नए मुद्दों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। भारत माता की जय।